हेलो एवरीवन, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम देखते हैं 26 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है दैट वी विल डिस्कस। इसमें मेन पहला आर्टिकल जो यहाँ पे बता रहा है, ये बोल रहा है कि ईडी स्टेट टसल। तो क्या हो रहा है ना, जो ईडी और स्टेट के बीच में काफी ज्यादा टसल चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा है कि ये तमिलनाडु से रिलेटेड ये केस है, कि क्या हो रहा है कि इनका कहना है कि सेंटर जो है वो ईडी के थ्रू जबरदस्ती जो है यहाँ के पुलिस से लेके इनके जो भी मशीनरीज है उन पे जबरदस्ती का केस कर रही है और उनको अपने कंट्रोल में ले रही है, या फिर उन पे कोई ना कोई मुकदमा चला रही है। फाइन। और फिर सेम वाइस वर्सा जो है, अब स्टेट भी करने लग गया है कि किस पे, उन पे कोई ना कोई गिल्ट डाल के, उस सेंटर के ईडी वालों ने ये गलत किया है हमारे साथ, और फिर वो उस पे मुकदमा चला रहे हैं। तो इसी को बोला गया है कि प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है विंडिक्टिव अरेस्ट। विंडिक्टिव अरेस्ट मीन्स कि एक जबरदस्ती का अरेस्ट, कि अब कुछ भी करके तू रुक। समझ रहे हो, तू रुक वाला जो एक सिचुएशन हो जाती है, मैं बताता हूँ कि सेंटर स्टेट के से कर रहा है, स्टेट सेंटर से कर रहा है। तो इसमें बहुत मेजर टसल है। तो इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए, ये स्टेटमेंट आया है कि वी शुड एक्सप्लोर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और अ बॉडी विच विल लुक इनटू द इंटर स्टेट रैम्पिफिकेशन। क्योंकि जब इंटर स्टेट का जब लफड़ा होता है ना, तो उसको देखने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म और बॉडी होगी, एंड कीप इंटैक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशिंग द गिल्टी while preventing विंडिक्टिव अरेस्ट। तो ये जो विंडिक्टिव अरेस्ट को प्रिवेंट किया जाएगा, और बाकी जो होगा उसे प्रॉपर सजा दी जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये चीज की बहुत ज्यादा समझ में आई है कि अगर आपस में लड़ते रहेंगे, जैसे अभी हो रहा है तमिलनाडु और इधर में, तो इसके बाद आपने भी सुना होगा पे स्टैटलिन जो है वहां पे, वो भी अनाप शनाप कुछ बोलते रहते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, कि काफी एक दूसरे पे एफआईआर हो रही है, अलग अलग केसेस चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आया है कि विंडिक्टिव अरेस्ट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला एक यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हिंदू टेम्पल है वो अभी ज्ञानवापी मॉस्क साइट पे पाया गया है, कि उसे तोड़ के जो है वहां पर ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया था। वो एएसआई सर्वे रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, देखिए, जब इस तरीके की बात होती है ना, और एक और अभी मुझे न्यूज अलर्ट आया कि जो उत्तराखंड है वहां पे जो वाफ बोर्ड है, जो वाफ बोर्ड है, जो मुस्लिमों का होता है बेसिकली, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो राम जी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा औरंगजेब की जगह। ये तर्क उन्होंने इसलिए दिया कि देखिए, औरंगजेब ने क्या किया था वो सब पढ़ाते हैं वहां पर। तो उन्होंने क्या किया कि ना जाने कितने मंदिर तोड़े, कितने गुरुद्वारे तोड़े, और ना जाने क्या क्या तोड़ा। ठीक है, सिख गुरु जो है उनका कत्लेआम किया, क्योंकि उन्हें धर्मांतरण नहीं किया ना, उस उन्होंने उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। तो ये सब के बारे में पढ़ाना, आप किसी को मार काट के बारे में पढ़ा रहे हो, आप अगर वो काफिर बता रहे हो कि बाकी लोग काफिर है, उनको मार के आपको जन्नत मिलेगी। तो ऐसे चीजों से बचना है, और राम जी के आचरण में जाना है, जैसे कि वो थे। देखिए, वो तो जानवरों से भी प्यार करते थे। ठीक है, वो हर एक चीज से प्यार करते थे। जब सबरी के बेर की बात करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कास्ट सिस्टम और ये सब चीजों पे भी बिलीव नहीं करते थे। उनके सब समान था, सब अपने कर्म के हिसाब से थे। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि अदरवाइज जो बच्चे हैं उनमें बहुत नेगेटिव चीज आएगी। तो यहाँ पे खुद मुस्लिम बोर्ड का भी कहना है कि ये सब चीजें जो है, या तो अब आप ये जो तोड़ा गया है उसको सही मानोगे, और फिर आप बोल दोगे कि इसके ऊपर कुछ भी बनाया गया, मान लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक बार बन गया तो बन गया, अब चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 90 कितनी सारी इस्लामिक कंट्री ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जो पूरे सोसाइटी है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें आई हैं। तो वो मैंने इसलिए बताया है कि उत्तराखंड का, क्योंकि देखिए, ये जो वहां की जो उनकी खुद की स्टडी उनके तरफ से ही आया है कि राम जी पे पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये जो 2-4%, जो 1-2% लोग हैं जो एकदम निगेटिविटी फैला रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है हमें, और हमें आगे चलते रहना। चलिए, तो आगे अब देखते हैं क्या पूछा गया है।
इसके बाद देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एलजी रिमिट सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट्स अप टू 3 मंथ्स। तो जो दिल्ली के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, वीके सक्सेना जी, तो उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल रेमिशन दिया है, ठीक है, 20 से 90 दिनों का। किसको? जो कि कन्विक्ट है 1 से 10 साल के बीच में, उनको अगर सजा मिली हुई है 1 से 10 साल के बीच में, तो उन्हें जो है ये 20 से 90 दिन की छूट दी गई है। वो कहा गया इनफैक्ट जो प्रिजनर 65 साल से ऊपर हो गए हैं, फाइन, जो 65 साल से ऊपर हो गए हैं और उनकी 10 साल की जेल है, तो उनको क्या किया है, उन्हें कहा कि आपको 60 दिन अब कम रहना पड़ेगा, 2 महीने जेल में कम रहना पड़ेगा। फाइन। वही अगर आपका 5 साल के आस से ज्यादा का सजा है, 5 साल की सजा है, तो कहा गया आपको 30 दिन कम रहना पड़ेगा, 1 मंथ कम रहना पड़ेगा। तो ये उन्होंने सौगात दी है। अब देखिए सर, इस पे आएगा प्रीलिम्स पे क्वेश्चन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपने ये दिया तो एक तो पहली बात, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये भी दे सकते, क्या गवर्नर रिमिशन दे सकते हैं? तो आप चलो सोचोगे हाँ हाँ पढ़ा था, दे सकते हैं। फिर लगेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दे सकते हैं यहाँ के, तो देखिए तो न्यूज में ही है, तो इट मीन ये भी दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ कि बस अभी पढ़ लिया कि वो एग्जाम में जाए, हम टिक मार दे, बात खत्म। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो पार्डन, क्षमा, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये 4 चीज जो है ये कर सकते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ उसी को ये सजा में कम कर सकते हैं जो कि हैज कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। जो स्टेट लॉ के अगेंस्ट में जो उन्होंने कुछ भी किया होगा ना, वो वहीं पे कर सकते हैं। अभी एकदम से जाके बाकी जगह का चेंजेस नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो हाँ, स्टेट लॉ। बाकी जो पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर की, वो आर्टिकल 161 से आई है, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 161 से आई है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे याद कर लिया है, ये हमें आगे याद रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 MCQs हैं। वो 3 MCQ के आंसर क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, कल मैं इसके आंसर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इसी पे क्वेश्चंस है कि इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन स्टेट, अगर मान लो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ, तो गवर्नर के पास क्या पावर है इन इन चारों में से? पहला, कि डिसॉल्व कर दें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो क्या वो डिसॉल्व कर सकते हैं? दूसरा, सस्पेंड कर दे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या वो सस्पेंड कर सकते हैं? तीसरा, टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो डायरेक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ले सकते हैं? या रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए? तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन ABCD, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आंसर कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसी तरीके से हर दिन क्वेश्चंस भी लेके आया करूंगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ गवर्नर? तो इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 152, 53, 54 या 55, जो कि डील करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ गवर्नर? ये आपको बताना है। फाइन। आपको सीधे आंसर देखना है अभी कि आपको पता है या नहीं। गूगल गूगल की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, आपको ये समझ के चलना है कि अब आप एग्जाम में दे, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। Who acts as the ex officio chancellor of the state university in a state? क्योंकि क्या होता है ना, कभी आर्टिकल 155 लिख देगा और ऐसे कोई मेंस में क्वेश्चन बना देगा, या फिर आर्टिकल 154 लिख देगा, मेंस में क्वेश्चन बना देगा, पता ही नहीं चलेगा वो आर्टिकल किसके रिलेटेड है, तब मैं मेंस में आंसर कैसे लिखूं? जो लोग ये सोचे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है, मेंस में वैसे पूछ लिया जाता है कहीं कहीं। देखिए, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन स्टेट? चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, या फिर वाइस चांसलर है? तो ये जो है आपको बताना है आंसर में, और कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, पहले जो ये इनिशिएटिव था, लगभग 1 मंथ से 1.5 मंथ कंटिन्यू रहा। द हिंदू मैंने काफी पढ़ाया, क्योंकि उसके बाद कुछ चैलेंजेस आ गए थे तो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। लेकिन अब अगर आप सब रिस्पॉन्स अच्छे से देंगे तो आई एम एश्योरिंग यू कि ये अपलोड हो जाया करेगा ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो आरिफ मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया शॉर्टेस्ट पॉलिसी एड्रेस इन केरला
असेंबली। शॉर्टेस्ट पॉलिसी एड्रेस मीन्स क्या, इन्होंने क्या किया कि जब अपनी स्पीच दी तो जो 61 पेज का जो डॉक्यूमेंट था ना, कैन यू गेस इन्होंने कितने देर में खत्म किया होगा? इसके बारे में बताना। 1 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड इन्होंने पहला पन्ना पढ़ा और आखिरी पन्ना पढ़ा। इट्स लाइक डियर ऑल, अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आखिरी में थैंक यू सो मच, खत्म। तो इस तरीके से एंड किया गया। तो शॉर्टेस्ट यही चीज जो है कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। जब भी आप कोई बिल पास करो या कोई भी चीजें आए, तो प्रॉपर एक उस पर बहस होनी जरूरी होती है, इजंट इट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे भी एक एड्रेस देख सकते हैं, आप ये मेंस में भी कोट कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में अभी जो जाने वाले होंगे, प्रीलिम्स, सॉरी, जब इनका इंटरव्यू चल रहा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब इसके बाद ये बेसिकली, ये जो बात है, ये पॉलिसी क्या चीज के रिगार्डिंग है? ये पॉलिसी जो है एक्चुअली में इसीलिए है कि ये सेंटर पे एक तरीके से प्रेशर डाल सके स्टेट, या फिर वो सेंटर से इंश्योर करा सके कि भाई जितना टैक्स हमें मिलना चाहिए हमें मिले, या जितना हमें हमारी जरूरत है हम उतना कर पाए। क्योंकि इश्यूज क्या हो रहे हैं कि काफी ज्यादा रिडक्शन इन रेवेन्यू हुआ है, डेफिसिट ग्रांट एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन ऑफ बजट। अब क्या हो रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी आपको विजन आईएएस में भी पढ़ाया, मंथली मैगजीन में, कि सेंटर ने कुछ लाख करोड़ जो है वो बोला है कि अगले 50 साल तक आप फ्री इंटरेस्ट के लिए उठा सकते हो। ठीक है, तो उससे जो है लोन लिया है सब स्टेट वालों ने, जिससे कि क्या हो, इनका ऑफ बजट कम हो। ऑफ बजट क्या होता है? देखिए, जब जो सेंटर, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब वो लोन उठाती है तो उसका फिस्कल डेफिसिट में आएगा अगर जरूर से ज्यादा खर्चा कर रही है तो, और वो पैसा स्टेट को देती है किसी किसी काम के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि सारा भार किस पे आ जाता है? सेंटर पे। तो अब सब सारा भार सेंटर क्यों उठाए कि भाई स्टेट के पास ही पावर है, सब कुछ है। तो वो बोलते हैं कि स्टेट ठीक है, आप भी एक इतने अमाउंट ऑफ जीडीपी ऑफ योर स्टेट तक आप भी लोन उठा सकते हो। तो अब क्योंकि ये भी लोन उठा रही है, लेकिन ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये फिस्कल जो सेंट्रल जो दिखाते हैं, फिस्कल डेफिसिट जो हर साल का गवर्नमेंट का, वो उसमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके एक्चुअल, आपका क्या है, एक्चुअल भागीदार स्टेट है, केरला है, तमिलनाडु है, XYZ जो भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, फिस्कल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बोला जाता है ऑफ बजट बोरोइंग ऑफ द स्टेट बाय द यूनियन। क्योंकि अभी काम तो चल रहा है ना, वही पैसा सेंटर को देना पड़ता है लोन उठा के, तो स्टेट अपने खुद उठा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो इसको ऑफ बजट कहा गया है। तो इस पे भी रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई है, तो इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, वरना आप ही लोन में डूब जाएंगे और पूरा इकोनॉमी ठप पड़ जाएगा स्टेट का। ठीक है, तो ये सभी कारण जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए ही बिल लाया गया है, जो कि शॉर्टेस्ट पॉलिसी एड्रेस हुआ है। क्लियर? ठीक है। ये जो है, वैसे कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन आज जब इस तरीके की मौकरी की जा रही थी तो मैंने कहा आपको बताऊं। ये क्या हुआ है कि ये उड़ीसा की बात है। ठीक है, यहाँ पे सब देख रहे होंगे फेस वेस लगा के। ये बीजेपी और ये जो है आपके बीजेडी, ये बिज्जू दल है आपके उड़ीसा के, और बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो इन्होंने क्या किया है, नवीन पटनायक और इसकी जो पार्टी है, दोनों को इस तरीके से शादी करते हुए दिखाया और मॉक कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है इस तरीके से करना। क्योंकि ये आप नोटिस करते होंगे, उड़ीसा में भी जब इतना ज्यादा तूफान आया था, ये सब हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पे, और 2000 के बाद से कंटिन्यू जो है नवीन पटनायक जी कंटिन्यू वहां पर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो हर बार जो है बहुत प्यार से ये इन्हें कांग्रेस कहते हैं। इनफैक्ट जब इंडिया ने हॉकी में भी इतना अच्छा किया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन सा स्टेट था? उड़ीसा। तो स्पेशल उड़ीसा को थैंक्स भी कहा था कि आपके कारण काफी अच्छा हॉकी ने किया है, आपने उसे उन्हें स्पॉन्सर किया, तो थैंक यू सो मच। तो अब जबकि ये पार्टी अलग हो चुकी है 2009 से, लेकिन इसके बाद भी काफी अच्छे से रहती है। तो ये देखिए, बीजेडी बीजेपी बोन होमी। तो ये जो वर्ड लगाया है, कांग्रेस ने टारगेट किया है बीजेडी बीजेपी बोन होमी, का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी मित्रता वाला मतलब काम जो इनका चल रहा है। ठीक है, ऐसे क्लैशेस नहीं हुए कि अभी आप अलग हो गए और अब इसके बाद एक दूसरे को आप गालियां दिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। काफी अच्छे से एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ये हुई है, तो उसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मॉक करना, अरे अगर कोई अच्छे से है तो क्या भी तुम इस तरीके से कर दोगे? ये चीज सही नहीं है। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये सब चीजें जहाँ पे आप अपनी राय रख सकते हैं।
इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस पे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोदी जी हैं और ये रहे आपके पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। तो ये उत्तराखंड के लिए कोई यूपी पीसीएस दे रहा है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नेशनल लेवल पे भी है क्योंकि देखिए इस तरीके से जब न्यूज आ जाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है योगी जी मोदी जी ने, वो ये है कि 21वीं सदी में विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। दो, पहला कौन? अपनी विरासत पर गर्व, सही बात है कि जो हम हैं उस पे गर्व होना चाहिए। और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। ओके, तो विकास के लिए हर संभव प्रयास। तो यहाँ पे ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि केदारनाथ में जो है अब लगभग 55 लाख लोग गए हैं, 1300 करोड़ में पूर्ण निर्माण इसका हुआ है। क्योंकि इससे जितना टूरिज्म जाता है उससे इनकम उससे ज्यादा स्टेट की हो चुकी होती है। मानखंड मंदिर, माला मिशन, तो ये वहां का, देखिए मैं ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब मानखंड मंदिर ये आपका आर्ट एंड कल्चर से आप समझ सकते हैं कि अब सीधे यूपीएससी पूछ देगा, अब लगेगा मानखंड और उत्तराखंड में हमने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अभी बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये स्टेट का है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और दूसरी बात, पर्यटन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उन्हें उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया। तो बताइए बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन टूरिज्म का अवार्ड किसको मिला? तो उत्तराखंड। है कि नहीं इंपॉर्टेंट? एक स्टेटमेंट बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद खेल जो ट्रेन के बारे में है, अभी 4,000 से ज्यादा होम स्टे विकसित किए गए हैं, ठीक है। होम स्टे का मतलब क्या होता है कि हम घर पे रह, होटल होटल जैसे होते हैं ना, सोचा होम स्टे है जो कि कैसे है, इको टूरिज्म है कि मतलब इको फ्रेंडली है, ठीक है। उससे ज्यादा हेजार्डस नहीं है, उसका नुकसान नहीं है, तो उस तरीके से घर बनाए गए हैं और ये सब चीजें हुई हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना। तो सशक्त बहन उत्सव योजना कहां से है? ये भी उत्तराखंड से है। यहाँ पे क्या है, महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बहन उत्सव योजना ये आपका वहीं से है, यूके उत्तराखंड से। रोड कनेक्टिविटी ठीक है, रोपवे जो है वहां पर आपका गौरी कुंड केदारनाथ है। जो गौरी कुंड कहाँ पे है? ये अगेन केदारनाथ उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जमरानी बांध, ठीक है, जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र ने ये मंजूरी दी है। तो आपका जमरानी बांध कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो कि अभी आपको जमरानी डैम के बारे में पूछे तो आपको नानी याद आ जाए, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसी पे बना हुआ है, ठीक है, जमरानी बांध, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका ग्लोबल, ये जो है आपका इन्वेस्ट समिट जो हुआ, जिसमें कि 3.5 लाख करोड़ से अधिक का यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत बड़ी बात है, 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पे हुआ है समिट में। ओके, इसके बाद देखिए 12th क्लास तक, 1 से लेके 12th क्लास तक जो भी राजकीय विद्यालय है, स्कूल है, गवर्नमेंट जो स्कूल है, वहां पे ये फ्री में पुस्तिका दी जाएगी। अब आपको लगेगा सिर्फ गवर्नमेंट में तो फ्री मिलता है, कौन सी बड़ी बात है सर, याद करिए, एज पर आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री किया गया। तो 14 साल के बच्चे 12वीं के होते क्या नहीं, जो भी हो, 8th 9th 10th जहां तक होंगे, 11th 12th को भी दिया जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट से बढ़ के दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट दे देगा कि 12th तक के लिए सरकारी में किताबें पूरे स्टेट में मैंडेट फ्री है। आपको भी लगेगा हाँ पढ़ना तो ये है, नहीं नहीं नहीं, 6 से 14 साल, 14 साल के अब कर लीजिए कैलकुलेट, नहीं होंगे ना वहां तक। 6 साल में पहली क्लास तो वो 14 में 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं तो नहीं आएगा सर। ऐसे ऐसे माइन्यूट छोटे होती हैं। तो वो बस हमें हमारा दिल दिमाग जो है सब वहां पे ओपन रखना है एग्जाम के समय, और समझते हुए चलना है, रटना नहीं है चीजों को। इसके बाद जो है 2,000 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी लेक डेवलपमेंट। जो टिहरी लेक कहाँ पर है अगेन, तो टिहरी डैम आपने पढ़ा ही होगा, तो टिहरी लेक पे है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। मिशन एप्पल के तहत जो है 500 बगीचे लगाए जा रहे हैं, सेम उत्तराखंड में। राज्य सोलर पावर उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु नई सौर ऊर्जा, ये सब तो खैर ठीक है। अब लखपति दीदी स्कीम भी जो है, जहाँ पे 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है, ये कहाँ पर है?
उत्तराखंड तो लखपति दीदी। ये आपको ये सब जो भी मैंने आपको कहा ये नोट डाउन एक जगह कर लेना। ओके, चलिए। इसके बाद ये जो है, इसमें क्या बात की जा रही है कि इंडियाज रिसर्च इंस्टीट्यूट नीड टॉप लेवल कोलेब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये बार बार आप विजन में भी आप इस तरीके के वर्ड्स देख रहे होंगे, ठीक है, कोलेब्रेशन के होने के जो बात की जा रही है। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है, सेंटर ने अनाउंस किया है फर्स्ट सेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम कॉल्ड वैभव। वैभव, ठीक है। तो मेरा भी एक दोस्त है, तो मैंने तो उसी से नाम याद रख लिया, वैभव। तो ये है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो वैश्वीय भारतीय वैज्ञानिक, तो वैश्वीय मीन्स जो पूरे विश्व में है, भारतीय जो भारतीय या भारतीय मूल के हैं वैज्ञानिक। तो ये कहा गया है कि इंडियन ओरिजिन और इंडियन एंसेस्ट्री कैन अप्लाई टू स्पेंड अप टू 3 मंथ इन अ ईयर फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 मंथ आप रह सकते हो यहाँ पे आके 3 इयर्स तक, और यहाँ पे इंडियन के लेबोरेटरी में आप अपना काम कर सकते हो और स्टार्टअप की तरह वहां पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कर सकते हो कुछ ना कुछ तरीके की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है ताकि हो सकता है ये इंडियन से बाद में इंडिया ही में वापस आ जाना चाहे। जब आप हर महीने 3-3 महीने रहेंगे, होता है ना, मिट्टी का जो प्यार होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको हो सकता है खींचे चले आए। क्योंकि बाद में अगर ये फॉरेनर्स के लिए करते कि आप 3 महीने के लिए आओ, तो वापस अपने देश भाग जाएंगे। यहाँ अगर 1,000 आए, 1,000 में से 4 भी रुक गए, तो फायदा हो जाएगा ना सर। तो उस हिसाब से सोचा सोचा गया है। हालांकि इसके पहले भी जो था आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी ये चालू किया हुआ था, जिसका नाम था वज्र, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च, जिसमें कि फैकल्टी स्कीम थी कि वो सब आएंगे, आप पढ़ाएंगे सिखाएंगे इस सेम टाइप के, लेकिन उसमें इंडियन के अलावा बाकी नेशनलिटी भी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनलिटी है। इसमें वैभव में। ठीक है, तो वैभव और वज्र ये आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, वैभव और वज्र जो है आप ये नोट डाउन कर ले। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम आगे क्या है। अब ये कहा गया है कि सेकेंड टर्म में इकोनॉमी अच्छी हुई है क्या, नेशनल एनडीए, ये जो आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, एनडीए, तो उसमें कहा गया है कि इकोनॉमी अच्छा की है क्या। तो यहीं पे यहाँ पे उसका जवाब दिया जा रहा है कि एक तो कोविड आया था, लेकिन उसके बाद भी बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट हमारा जो है 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुआ। इसके बाद जो है अभी लेटेस्ट एस्टिमेशन 7% का है, और आगे जाके 7.3 के आसपास भी हो सकता है। तो रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, ये सब पे भी बात चल रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा इंडिया का कहा जाता है 6.7 के आसपास होगा, लेकिन इंडिया ने वो टारगेट को क्या सरपास कर दिया है। तो जो कि काफी अच्छी है न्यूज। और ये कहा जा रहा है कि इस साल थोड़ा 19-20 रहा है एग्रीकल्चर, लेकिन ओवरऑल हमेशा रोबस्ट अच्छा चला है। लेकिन अब हमें और ज्यादा इंडस्ट्री एंड सर्विस पे फोकस करने की जरूरत है। बस बेसिकली आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा था। इसमें जैसे कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुर्मू जी हैं, उन्होंने इम्फेसाइज किया है और इंडिया की तारीफ भी की है कि किस तरीके से हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बने हैं। अच्छा, अब जैसे राम मंदिर जो बन रहा है, कि जो भी कह रहे हैं कास्ट के हिसाब से, उन उन पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है, जो कहते हैं कि अब फिर से दलितों के साथ गलत होगा, ये होगा वो होगा। देखिए, सब डराने की बात है, वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और मैं इसमें खुद में बताना चाहूंगा कि बीइंग अपर कास्ट पर्सन, कि जो मैं खुद हूं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो मुर्मू जी हैं, ठीक है, ये जो है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब से, ये हमारी प्रेसिडेंट है। उनके अंडर में देखिए जो भी चीज होती है ना, उनके अंडर में होती है। मोदी जी जब बैठे हुए थे वहां पर आपका राम मंदिर में, जब 22 जनवरी को, तो वो ओबीसी से आते हैं। ठीक है, सबको लग, अब आरएसएस के भी अध्यक्ष थे साइड में, तो वो उनके साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मेन जो पूजा और अर्चना और जो चीजें होती हैं, वो ये इन्होंने किया है, मोदी जी ने किया है, जो कि क्या है, बाकी कास्ट के। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी इस बात पे अगर आपको कोई कहे, फाइन, कि भाई इस देश में अभी प्रेसिडेंट ये है, पूजा वो कर रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं।
और चार लोग अगर गलत कर दे रहे हैं तो इससे आप पूरे ओवरऑल को ना लेके चले, क्योंकि जब आप ये SC ST एट्रोसिटी एक्ट उठा के देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली 50% जो उसमें जो बोला जाता है कि अनरिजर्व वालों ने हमारे साथ गलत किया है, फॉरवर्ड कास्ट वालों ने, वो फॉल्स होता है। आप जस्ट गूगल करें कितने परसेंट ये सही है। ठीक है, तो उसमें भी तो कितने सारी ये चीजें गलत होती हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर किसी 40% लोगों ने जो मुकदमा दायर किया है फॉरवर्ड कास्ट पे वो अगर गलत है तो बाकी सारे ही गलत होंगे। नहीं, बाकी कहीं कहीं दो चार, बाकी 40% जगह सही में वो कुछ उत्पीड़न हो रहा होगा, है कि नहीं? तो ये चीजें तो वो आप उससे पूरा जज नहीं कर सकते। अगेन मैंने आपको बताया, ये शेड्यूल ट्राइब से है, वो OBC से है, ऐसे अलग 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 सब अपने कास्ट से है, लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि रामलल्ला वो आए हैं। तो ये चीजें हमें दिमाग में बैठा के रखनी है कि जब भी हमें हमारा कोई दिमाग भरे, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। अगेन अब ASI ने कहा है कि ज्ञानवापी साइट पे हिंदू टेम्पल ही था। तो अभी क्योंकि ये इनिशियल फाइंडिंग्स आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, तो जब थोड़ा इस पे कुछ बड़ा चर्चा होगा, एडिटोरियल आएगा, तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये बस इनका इंडिया ब्लॉक जो इन्होंने बनाया हुआ था, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टी ने मिल के, इनका बोलना है कि वेस्ट बंगाल और पंजाब अलग भी हो गया, तो ये कोई हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब क्या ही बोलना है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली यहाँ पे कहानी है। जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज एक दूसरे को देख के उनकी गालों पे लाली आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, वो आए हुए हैं इंडिया के जयपुर में, और वो रोड शो कर रहा है। और बाकी जो जो भी अभी इसके बाद जो भी MOU साइन हो या फिर जो भी चीजें होंगी, वो आपको कपल ऑफ डेज में वो न्यूज में डेफिनेटली आएंगी। इसके बाद देखते हैं, डिफीट डायनेस्टीज पार्टीज इन लोकसभा पोल, मोदी अर्जेस यूथ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रंच बताना चाहूंगा मैं एक्चुअली आपको। इन्होंने क्या बोला कि 10 से 12 साल के से ये यंग लोगों से ना एक्चुअली में कनेक्टेड है। अब देखिए बात क्या होती है, आपको लगता होगा ना जब 10th 12th जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तो मोदी जी आके बच्चों से कनेक्ट करते हैं। आप सोचिए जो जिन बच्चों से 2014 से 16-18 तक जो कनेक्ट किए होंगे, वो आज कहीं ना कहीं वोट देने लायक हो गए होंगे। जैसे नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, ठीक है, वो उसने अभी लाइक 3 साल पहले अपना ये कंप्लीट किया है, 12th एग्जाम, ठीक है। तो वो भी, उसको भी एक ही लीडर के बारे में पता था, 9th क्लास 10th क्लास है। मोदी जी ना बहुत अच्छे हैं, वो आते हैं बोलते हैं बच्चा लोग टेंशन नहीं लो। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट होता है उस समय प्रेशर नहीं लेना, आपने जो मेहनत की है, जो समझाते हैं। तो पेरेंट्स भी उस समय टीवी चालू कर देते हैं, देखो PM बोल रहे हैं तो समझो, तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि बच्चा, पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चा प्रेशर, तो वो कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई ग्रैंड पेरेंट जो है उन्हें समझा रहा है। अब क्योंकि वो बाद में बन गए, अब वोटिंग राइट्स आ गई उनके पास, और कुछ लोगों से वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी क्या होता था इसके पहले कि जो हमारे पेरेंट्स बोले हम उन्हें वोट दे देते थे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो समझ नहीं होती थी। आज से सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन जब ये आपके दिमाग में होगा ना कि जब मैं कुछ नहीं था, मेरे वोट भी नहीं थी, मेरी कोई कीमत, तब भी मेरे लिए सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो पॉजिटिव साइन है। तो वही यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि वो बच्चे जो है हो सकता है कि अब ज्यादातर इनको ही वोट करें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली में कौन सी कंपनी को RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर की राइट्स दे दिए हैं, तो वो जोमेटो, जोमेटो जो है पेमेंट एग्रीगेटर हो गया है 24 जनवरी 2024 से। ठीक है, ये याद रखें आप। इसके बाद सी क्राइसिस होने की बात है। आप विजन आइस में काफी अच्छे से हमने मैगजीन में इसे कवर किया ही हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्राइसिस से हर्ट करेगी कंपनीज को डेफिनेटली, क्योंकि वहां से काफी ट्रेड होता है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम चीजें आएंगी जाएंगी। तो अगेन बात वही बात है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट कम है तो आपके पास चीजें डिमांड ज्यादा है, हाई डिमांड, तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे। इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि रेड सी के थ्रू जो है लगभग 30% इम्पोर्ट
और 50% एक्सपोर्ट इसी के थ्रू होता है इंडिया का। फाइन। और 95% जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है ना, वो सिर्फ शिप के थ्रू करते हैं हम सब। तो कहीं भी शिप इश्यूज आ जाए, चाहे वो साउथ चाइना चाइना सी में आए, चाहे वो रेड सी में आए, क्योंकि वहां पे देखिए वॉर वगैरह चल रहे हैं, इसराइल हमास और ये सब, उसी के कारण है। या फिर कहीं मान लीजिए पनामा कैनल है, तो पनामा कैनल में क्या हुआ, पानी की कमी हो गई बरसात कम होने के कारण, तो 50% ट्रैफिक वहां कम हो गया। तो कोई भी इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, तो वैसे भी ट्रेड इसी से सबसे ज्यादा हाई होता है। तो जिसके कारण क्या है, काफी ज्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। बाकी आप विजन आयस मैगजीन आप कवर कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जाके वो आप कर लें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहा करें। इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, देखिए कोहली जो है उन्हें फोर्थ टाइम लगातार एक अवार्ड मिल गया है, ठीक है, आईसीसी ओडीआई कोटी अवार्ड। क्लियर। तो ये आप याद चाहें तो रख सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं आया हूं आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में, वो ये है कि बोपन्ना बोपन्ना को इतने मतलब अभी आई थिंक 42 ईयर्स की हो गए हैं, और वो ओल्डेस्ट नंबर वन पेयरिंग है ये, बोपन्ना और इब्डेन। तो ये भी हमें इनका भी नाम याद रख लेना है, इब्डेन, क्योंकि अब किसके साथ खेले थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोपन्ना और इब्डेन अब नभी नंबर वन पेयर है, जो कि बहुत बड़ी बात हो गई है। और एक इस एज में आके ना सचिन तेंदुलकर से लेके सबने ट्वीट किया है इनके बारे में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि सानिया मिर्जा, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो ये बने, इसके अलावा भी काफी और अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक लिएंडर पेस एक अच्छे प्लेयर थे। और एक आध और है, आपको और कोई नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी चलिए, ये कुछ खास और इसके अलावा है नहीं डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पे अभी हम कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और कैसा लगा बताइएगा जरूर।